करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जावा उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में कि ये क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया, इससे पहले क्या प्रॉब्लम था कि इसे डेवलप किया गया, ठीक है, और इसका कितना फीचर है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आपका एक एक डाउट क्लियर होगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ उप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब इसके बारे में सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। उप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप का पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाम से ही पता चलता होगा पूरी तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। द मेन पर्पस ऑफ उप इज़ टू डील विथ रियल वर्ल्ड एंटिटी यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, इसका मेन फोकस क्या था, रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ डील करना, मतलब रियल वर्ल्ड जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम पे उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, यही इसका डेवलप करने का मेन पर्पस था। इससे पहले जो हमारे पास प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उसमें क्या होता है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो गया था और एक हद तक जाने के बाद उसमें प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था, समझने में, लिखने में, सब चीज़ें में। तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए लोगों ने इसे डेवलप करा। इसमें बहुत सारे आपको ऐसे फीचर मिल जाएंगे जिसमें आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और प्रोग्राम भी देखने में कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोग्राम को आप अलग अलग क्लास में उनके कैटेगरी वाइज बांट सकते हो। तो चलो मैं आपको फीचर बताता हूँ, उसके बाद आगे की चीज़ें और डिस्कस करूँगा, ठीक है। उप्स का सबसे पहला फीचर होता है जावा में क्लास। तो अभी आपके माइंड में सवाल आता होगा कि भाई क्लास क्या है, तो मैं आपको बता दूं, क्लास एक टेम्पलेट होता है जिसे आप लॉजिकल एंटिटी बोल सकते हैं। इसमें सिर्फ आप लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास के लिए कोई मेमोरी नहीं बनता, ये कोई स्पेस नहीं लेता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तभी उस क्लास के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई होती है। उसमें जो भी डेटा होते हैं उनके प्रोसेसिंग पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि प्रोग्राम की लॉजिक पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ऑब्जेक्ट का स्टेट और बिहेवियर होता है। जैसे मैं स्टेट क्या हो गया, मेरा एज, मेरा रंग, ये सब मेरा स्टेट हो गया। बिहेवियर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं खाना खाता हूँ, ये सभी मेरा बिहेवियर हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, एक क्लास का बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको आप क्लास भी बोल सकते हैं। और ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब ऑब्जेक्ट के बनते ही क्लास के लिए मेमोरी बनती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन फोकस होता है डेटा के प्रोसेसिंग पर, ना कि प्रोग्राम के लॉजिक पर, जो कि क्लास में लिखा होता है, क्योंकि क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। फिजिकली एग्जिस्ट सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट करता है। अभी उप्स का सबसे मेन फीचर आ गया हमारा इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, रीयूजेबिलिटी आपको मिलता है कि आप अपने सोर्स कोड को बार बार, जितनी बार चाहें, क्लासेस को एक्सटेंड करके रीयूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उप्स का फीचर। जब मैं आपको इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ आपका क्लियर करूंगा कि कितने टाइप्स का होता है, ये कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा, सिंटैक्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रहेगा, सेम ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग बिहेवियर होगा। जैसे रियल टाइम एग्जांपल, मेरा ही एग्जांपल ले लो। अभी जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक टीचर हूँ, लेकिन जब मैं अपने घर जाऊँगा तो मैं किसी का सन होऊंगा, किसी का ब्रदर हो जाऊँगा। तो मैं एक ही ऑब्जेक्ट हूँ, लेकिन मेरा बिहेवियर बदल रहा हर जगह पे। तो यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये दो तरीके से इंप्लीमेंट होता है, वो भी डिस्कस करेंगे हम। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि आपका जो डेटा और मेथड होता है उसको एक सिंगल यूनिट में ये बाइंड कर देता है। इसका नाम देखो गाइस, इनकैप्सुलेशन। कैप यहाँ पे कैप्सूल आ रहा है। जिस तरह से एक कैप्सूल में बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करके एक सिंगल यूनिट में रखा जाता है, बिल्कुल वही है ये, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ज़्यादातर इसका भी यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, जो भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा जो यूज़र को शो नहीं करानी होती है, ये हाइड कर देता है। और जो यूज़र को सिर्फ शो करानी है, यूज़र के काम लायक इन्फॉर्मेशन है, वही ये सिर्फ यूज़र के सामने रखता है। जैसे अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदोगे ना, तो मोबाइल फ़ोन का फंक्शन आपको बता दिया जाएगा कि इसे चलाना कैसे है, ऑन ऑफ कैसे होता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन बना कैसे है, किस रॉ मटेरियल से बना है, वो आपको नहीं बताएगा कोई। अगर वही फॉर्मूला आपको बता देगा कोई, तो आप खुद का मोबाइल फ़ोन नहीं बना लोगे। तो आप एब्स्ट्रैक्शन में अपने इसेंशियल इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं। दो तरीके से इसे हम इंप्लीमेंट करके आपको बताएंगे, पहला एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा इंटरफेस की मदद से। तो अभी चलो मैं आपको वो बताता हूँ कि जब हमारा स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था यानी प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग था, तो उसमें हमें क्या दिक्कत आती थी। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में ना, एक टाइम पे प्रोग्राम बनाते बनाते काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता था, प्रोग्राम काफ़ी बड़ा हो जाता था, जिसे समझना और हैंडल करना दोनों में काफ़ी परेशानी आती थी। इसी प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट करने के लिए लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप 2 निकाला, जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला गया। इसमें क्या हुआ कि आपके सारे कॉम्प्लेक्सिटी को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए सॉर्ट आउट कर दिया गया। इसमें ना आपको बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बताया, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सभी फीचर्स हैं जिनकी मदद से
हम जो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में ये जो फीचर्स आपको दिख रहे हैं, इन फीचर्स को हम डिटेल में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके सिखाएंगे। इनका प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं ये भी डिस्कस करूँगा। ये वाला वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक अगर आपने जावा की प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की है तो हमारे चैनल के ऊपर जाके जावा की प्लेलिस्ट ले लीजिए, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी जावा सीख पाएंगे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में कि जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनका यूज़ हम अपने प्रोग्राम में किस तरीके से कर सकते हैं, सिंटैक्स एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये क्लास क्या होता है वो आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ क्लास, ठीक है। क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास जो है ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, इसे आप बोल सकते हो क्लास। क्यों? क्योंकि आप एक क्लास के लिए ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और जब एक से ज़्यादा बहुत सारा ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बोलेंगे। तो आप ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहे हो? क्लास में बना रहे हो, क्लास के लिए। तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट डजंट टेक एनी स्पेस ऑन मेमोरी। हमारा जो क्लास होता है ना वो 1% का भी यानी 1 KB का भी मेमोरी नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ये क्लास इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट लॉजिकल एंटिटी। ये एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी एक ढांचा होता है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं और कुछ नहीं, लॉजिक लिख सकते हैं, लॉजिकल एंटिटी भी बोल सकते हैं आप। तो क्लास ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है और ये कोई मेमोरी नहीं लेता है। तो क्लास के लिए मेमोरी कब बनती है? जब हम क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब मैं ऑब्जेक्ट बताऊँगा तो वहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। अभी देखो जावा में ना क्लासेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्री डिफाइंड क्लास। प्री डिफाइंड वो क्लास होते हैं जो पहले ही डिफाइंड किए जा चुके हैं जावा की लाइब्रेरी में, जैसे स्कैनर, कंसोल, सिस्टम, स्ट्रिंग, ये सभी प्री डिफाइंड क्लास है। इनका क्या काम है, क्या रोल है, पहले ही जावा डेवलपर्स ने डिसाइड कर दिया है। हम सिर्फ इन्हें इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनके लॉजिक को हम खुद नहीं लिख सकते क्योंकि इनके लॉजिक पहले ही लिखे जा चुके हैं, हम सिर्फ उन्हें इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा क्लास जो पहले ही डिफाइंड किया जा चुका है वो हो गया प्री डिफाइंड क्लास। और सेकेंड होता है यूज़र डिफाइंड क्लास, जिसे हम डिफाइंड करेंगे, हम बनाएंगे। जैसे किसी भी नाम से बना सकते हैं, डॉग, क्लास ए, क्लास टेस्ट, डेमो, ये सभी जो नाम होगा ये हम खुद से देंगे। और इन क्लासेस के अंदर हम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने प्रोग्राम के लॉजिक को लिखने के लिए। तो ये हो गया यूज़र डिफाइंड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो यूज़र डिफाइंड क्लास का डेफिनेशन क्या होता है। अ क्लास विच इज क्रिएटेड बाय जावा प्रोग्रामर। जावा प्रोग्रामर से मतलब है या तो हम या फिर आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम जावा प्रोग्रामर हैं। इज कॉल्ड यूज़र डिफाइंड क्लास, उसी को बोलते हैं हम यूज़र डिफाइंड क्लास। तो यहाँ पे सिंटैक्स देखो, इसी सिंटैक्स का यूज़ करके मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम सिंपल सा क्लास का प्रोग्राम लिख सकते हैं जावा में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना डेटा होगा हमारा, डेटा मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पे हमारा मेथड होगा जो इस वेरिएबल को प्रोसेस करने का काम करेगा। बाकी का जो लॉजिक होगा हम इसी मेथड के अंदर लिखेंगे। तो आप इस सिंटैक्स को देख के एक और चीज़ बोल सकते हैं कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड। तो ये हो गया क्लास बनाने का सिंटैक्स। अभी चलो ऑब्जेक्ट बताता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट जो है क्लास का इंस्टेंस होता है। यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब ये है कि ये क्लास का ही मेंबर होता है, जिसे आप वेरिएबल भी बोल सकते हैं। दैट एग्जीक्यूट्स द क्लास, जो कि पूरे क्लास को एग्जीक्यूट करता है। कौन? हमारा ये ऑब्जेक्ट। वंस द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट टेक्स अप स्पेस लाइक अदर वेरिएबल इन मेमोरी। अगर हम एक बार ऑब्जेक्ट बना देते हैं किसी भी क्लास का, तो क्या होता है उस क्लास के लिए ना मेमोरी क्रिएट हो जाती है। जिस तरह से एक नॉर्मल वेरिएबल मेमोरी में स्पेस लेते हैं, उसी तरह से हम जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, हमारा ऑब्जेक्ट भी सेम उसी वेरिएबल की तरह मेमोरी में स्पेस लेता है। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये उतना ही स्पेस लेता है जितना हमने क्लास में लॉजिक डिफाइन किया है, ठीक है। सिंटैक्स देखो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, सबसे पहले क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम देना है आपको, ठीक है। इक्वल, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू एक कीवर्ड है और यहाँ पे क्लास नेम के साथ पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना है। तो ये वाला जो क्लास नेम है ना, इसे आप क्लास नेम बोलेंगे। ऑब्जेक्ट नेम को आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहेंगे एक्चुअल में, ठीक है। और ये जो न्यू कीवर्ड है ना, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करा के हमें देगा कि कितना मेमोरी हमारे क्लास के लॉजिक के लिए चाहिए डेटा को प्रोसेस करने के लिए। और ये जो क्लास नेम और पैरेंथेसिस है ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। जब मैं अगले लेक्चर में आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे कि कैसे ये एक कंस्ट्रक्टर है। और जावा के हर एक प्रोग्राम में एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो क्लास जो है लॉजिकल एंटिटी होता है, ऑब्जेक्ट जो है रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, जो सच में रियल में एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना दिया क्लास का तो रियल में मेमोरी क्रिएट हो गया। तो अभी इसी सिंटैक्स का यूज़ करके, इसी क्लास का डेफिनेशन यूज़ करके चलिए सिंपल सा प्रोग्राम डिज़ाइन करके आपको लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। प्रैक्टिकल सेशन में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक क्लास बनाऊंगा। तो जो सिंटैक्स मैंने आपको क्लास बनाने का लिखाया था उसी सिंटैक्स को यहाँ पे मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड है, उसके बाद आपको क्लास का एक नेम लेना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नेम ले सकता हूँ, जैसे मैंने डेमो लिया, ठीक है। ये हमारा क्लास बन गया। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास या तो डेटा होंगे या मेथड होंगे, ठीक है। हम दो ही चीज़ बना सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक।
तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा बना रहा हूँ एक इंटीजर टाइप का ए नाम का, इसमें मैंने वैल्यू सेट करा 10। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक और डेटा बना रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का, और इसमें मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ ये स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दो डेटा है, एक इंटीजर टाइप का और एक स्ट्रिंग टाइप का। अब इन डेटा को ना हम मेथड के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड बना रहा हूँ void show नाम का। ये हमारा मेथड है। ये मेथड क्या करेगा, बस सिंपली हमारे रिजल्ट को ना ये डिस्प्ले करेगा, ज़्यादा कुछ हम इसमें करने नहीं जा रहे हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हम ए लिखेंगे, बीच में हमें स्पेस चाहिए और बी। तो हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो हम अपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरह से मेन मेथड में यहीं पे बना सकते हैं, पर आज मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा कि मैं एक और क्लास यहाँ पे बनाऊंगा। क्लास का नेम होगा हमारे टेस्ट, और इस टेस्ट क्लास के अंदर हम अपने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने जो सिंटैक्स आपको लिखाया है, सबसे पहले आप वो याद करिए। क्लास का नेम आपको लिखना है सबसे पहले। हम डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो डेटा और मेथड है डेमो क्लास में हमने सारा लॉजिक डिफाइन किया हुआ है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे आर ले रहा हूँ। न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी यही क्रिएट करेगा, डायनेमिक मेमोरी। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे डेमो और पैरेंथेसिस का सिंबल। तो ये वाला जो हमारा डेमो पैरेंथेसिस का सिंबल है ये कंस्ट्रक्टर है। तो जावा में ये एक तरीका हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। एक और तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस तरीके से देखते हैं हम अपने वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम लिखेंगे आर डॉट, हमारे मेथड का नाम क्या है जो डेमो क्लास में है, शो है। ये ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इतना करने के बाद अभी हमने हमारे इस क्लास में मेन मेथड नहीं किया है, तो यहाँ पे मेन मेथड बना लेते हैं और इस सारे प्रोसेस को हम मेन मेथड के अंदर लिखेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन और एंडिंग इसी मेन मेथड से ही होता है। तो इसी के अंदर आपको सारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम करना है। ठीक है, तो देखो इतना सिंपल सा प्रोग्राम था। सबसे पहले इसे सेव करते हैं, फिर आपको रिजल्ट दिखाएंगे। उसके बाद एक और तरीका होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जावा में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जावा सी, क्लास का नेम है टेस्ट डॉट जावा। तो आप देखो गाइस, जिस क्लास में मेन मेथड है और जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, हम उसी क्लास को कंपाइल और रन करेंगे तो हमारा ये वाला क्लास का जो डेटा मेथड है वो हम एक्सेस कर लेंगे। हमने एंटर मारा, देखिए कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए जावा और क्लास का नेम। तो अभी देखो गाइस, हमने यहाँ पे अपने दोनों डेटा को एक्सेस कर लिया है। तो जैसे ही हमने डेमो क्लास के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो ये जो क्लास है ये तो लॉजिकल एंटिटी है, इसके लिए कोई मेमोरी नहीं ऑक्युपाई होता। लेकिन जब हमने इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑब्जेक्ट क्या किया, जैसा नॉर्मल वेरिएबल मेमोरी स्पेस लेता है कुछ ना कुछ, उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट भी अपने क्लास के हिसाब से मेमोरी स्पेस लिया। इसने मेमोरी मांगा कंपाइलर से, कंपाइलर ने इसे मेमोरी दे दिया। ठीक है, ये हो गया एक तरीका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। सेकंड तरीका क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे सेमीकोलन लगा के छोड़ देना है। उसके बाद नीचे लाइन में आप लिख सकते हैं आर इक्वल न्यू क्लास का नेम डेमो। ठीक है, इस तरीके से भी अगर आप जाएंगे ना तो आपका जो रिजल्ट है एज इट इज आपके सामने प्रिंट होगा। ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस प्रोग्राम में मैंने आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से समझा दिया कि क्लास एक लॉजिकल एंटिटी होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जिसके लिए कोई मेमोरी ऑक्युपाई नहीं होता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास के लिए मेमोरी बनती है। तो ये ऑब्जेक्ट उतना ही मेमोरी क्रिएट करता है जितना हमने लॉजिक इस क्लास में लिखा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर, कि जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन से। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब कंस्ट्रक्टर कितने टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टर बनाने का सिंटैक्स क्या है, और इसके सारे पॉइंट्स जो आपको जानना ज़रूरी है वो सभी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये होता क्या है, कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड हुज नेम इज सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका नेम आपके क्लास नेम के जैसा सेम होता है। जो भी क्लास का नेम रहेगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर का भी नेम रहेगा, जो कि एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। ठीक है, अभी आपको ये तो कंस्ट्रक्टर का बेसिक डेफिनेशन हो गया। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर बनाने का पर्पस क्या है, इसका मेन काम क्या है। तो आपको ये पॉइंट वहाँ पे बोलना है। सबसे पहला, द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है। मान लो हमारे पास क्लास में 2 इंस्टेंस वेरिएबल हैं और हमने उनमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है, तो जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा। तो उस टाइम पे कंपाइलर अपने से कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगा अगर हम नहीं बनाते हैं तब, और अपने से ही उन दोनों इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, और इंस्टेंस वेरिएबल तो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है,
एवरी जावा क्लास हैज़ अ कंस्ट्रक्टर। जावा में आप जो भी क्लास बनाते हो ना, हर एक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता है और उस कंस्ट्रक्टर का नाम होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप अपने से बना देते हैं तो कंपाइलर नहीं ऐड करेगा, लेकिन अगर आप अपने से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो जावा कंपाइलर क्या करता है कि क्लास में अपने से एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है डिफ़ॉल्ट टाइप का। ठीक है, मैं प्रोग्राम में आपको ये प्रूफ करके दूंगा। थर्ड पॉइंट क्या है, अ कंस्ट्रक्टर इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाता है अपने आप। लास्ट पॉइंट क्या है, अ कंस्ट्रक्टर नेवर कंटेन एनी रिटर्न टाइप इंक्लूडिंग वॉइड। कंस्ट्रक्टर कोई भी रिटर्न टाइप कंटेन नहीं करता, इनफैक्ट वॉइड भी नहीं होता कंस्ट्रक्टर के केस में। आप यहाँ पे सिंटैक्स ही देख लो। सबसे पहले तो ये हमारा क्लास है, क्लास का नेम, और इसी क्लास के अंदर देखो क्लास नेम का ही एक स्पेशल मेथड है, यही हमारा कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर की हमारी बॉडी है। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे अंदर में जो भी आप लिखना चाहें। तो आप देखो गाइस, क्लास का नेम और यहाँ भी क्लास का नेम ही होगा, दोनों सेम होगा। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स और सारे पॉइंट्स। अभी चलो मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि कैसे जावा के हर एक क्लास में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और वो वैल्यू को ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज करता है। आप बस हमारे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, आपको सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं कि लिखना कैसे है, कंस्ट्रक्टर बनाना कैसे है। सबसे पहले तो आपको एक सिंपल सा क्लास बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे ए नाम का एक क्लास बनाया हूँ। मैंने क्या बोला था, कंस्ट्रक्टर जो होता है आपके क्लास के नेम का जैसा ही उसका भी नेम होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नाम का ही अगर हम एक स्पेशल मेथड बनाते हैं ना, तो वही होता है कंस्ट्रक्टर। तो देखो जो क्लास का नेम है वही इसका भी नेम है, और मेथड में क्या होता है, ये पैरेंथेसिस लगा रहता है, इसीलिए बोला जाता है कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है। और यहाँ पे रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए हम एक और मेथड बना रहे हैं, वॉइड शो नाम का। आप चाहो तो इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही अपनी वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हो, पर मैं अलग से एक और मेथड इसके लिए बना लिया हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास क्लास में क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल होगा। तो मैंने एक इंटीजर टाइप का ए नाम का इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, और मैंने सेम स्ट्रिंग टाइप का एक नेम नाम का भी इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो इंस्टेंस वेरिएबल है और इनमें हमने कोई भी वैल्यू अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया है। तो वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे। अगर मैं ए में डाल दूँ 0 और अपने नेम वाले वेरिएबल में डाल देता हूँ मैं वैल्यू नल, ये मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे देखो मैंने खुद का कंस्ट्रक्टर बनाया है और खुद से वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बस अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। तो मैं वॉइड शो मेथड के अंदर system.out.print में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए को प्रिंट करूँगा, उसके बाद स्पेस रहेगा बीच में, फिर मैंने नेम वेरिएबल को भी अपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, NAME। ठीक है, तो देखो अपना कोड रेडी है। सबसे पहले इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम एक अलग क्लास बना रहे बी नाम का। ठीक है, यहाँ पे होगा मेन मेथड, और इसी मेन मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने क्लास ए का, क्योंकि सारा कोडिंग तो इसी ए के अंदर लिखा है मैंने। तो चलो यहाँ पे क्लास नेम ए, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का नेम मैंने REF दिया, न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेट करने के लिए, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यही है कंस्ट्रक्टर। जैसे ही मैंने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड से रेफरेंस वेरिएबल REF, तो ये जो है ना ये कंस्ट्रक्टर है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही ये क्या करेगा, अपने आप को कॉल कर लेगा, यानी इसको कॉल कर देगा। और इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें किसी भी तरह का डॉट ऑपरेटर से उसे मैन्युअली कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये जो है अपने से कॉल हो जाएगा क्योंकि हमने ये लिख दिया है। लेकिन ये जो शो मेथड है इसे हमें कॉल करना होगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस REF डॉट शो अगर हम लिखेंगे तभी ये हमारा कॉल हो पाएगा शो मेथड, क्योंकि ये एक नॉर्मल मेथड है। तो सबसे पहले इतना का रिजल्ट आपको मैं दिखाता हूँ। इसे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप लोकेशन पे b.java नाम से। देखो जिसमें ऑब्जेक्ट बना रहे हो मेन मेथड है, उसी क्लास का नेम से प्रोग्राम को सेव करना है। अभी मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ। देखो ये कंपाइल हो गया। अब मैंने इसे रन करा तो आउटपुट हमारा आ गया 0 और नल, जो हमने कंस्ट्रक्टर बना के अपने इंस्टेंस वेरिएबल में इनिशियलाइज किया था वैल्यू, वो आ चुका है।
अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जावा के हर एक क्लास में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, तो उसे कैसे प्रूव करेंगे हम अभी करते हैं। अभी देखो मैंने अपने कंस्ट्रक्टर वाले पार्ट को कमेंट कर दिया, समझ लो ये हट चुका है, ये है ये नहीं है, ठीक। तो अगर अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, यहाँ पे मैंने फिर से कंपाइल किया और यहाँ पे रन किया, तो अभी देखो सेम आउटपुट फिर आ रहा है। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि इस बार जब कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमारा नहीं था तो जावा कंपाइलर जावा सी ने क्या किया, अपने से एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे उसने ऐड किया। इसी तरह का सेम कंस्ट्रक्टर उसने अपने से ऐड किया, कंस्ट्रक्टर भी ऐड किया और साथ ही साथ ये इंस्टेंस वेरिएबल में उसने अंदर वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दिया। तभी तो हमारा आउटपुट में सेकेंड टाइम भी ये देखो जीरो और नल आ रहा है। ये जीरो वैल्यू हमारा इंटीजर टाइप के वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और नल वैल्यू हमारा स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। तो इनिशियलाइज मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज किया, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल ही तो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जब कंपाइलर खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर दे रहा है और हमें दोनों में देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, तो हम अपना खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं, ये मैं आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाले वीडियो में बनाऊंगा कि हमारा पर्पस क्यों होता है खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने का जब कंपाइलर खुद का लगा देता है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की अगर बात करें हम जावा में, तो जावा में हमारे पास 4 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला होता है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, सेकेंड होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, थर्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और लास्ट में चौथा नंबर पे कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इन तीनों कंस्ट्रक्टर के बारे में उम्मीद करते हैं आप कुछ ना कुछ जानते होंगे, क्योंकि आपने C++ में ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन जावा में ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एक नया कंस्ट्रक्टर है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे और इन सभी के बारे में आने वाले वीडियो लेक्चर में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो।